हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे चैनल द कांस्टेंट गाइड में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके ईपीएफओ एसएसए का जो नोटिफिकेशन आया है उसके एग्जामिनेशन के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और बेसिकली थोड़ा सा उसके जॉब प्रोफाइल, एग्जाम लेवल, सिलेबस पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे आप तैयारी कर सकते हो। देखो सिलेबस मैं अभी साफ साफ बता दूं वीडियो को स्टार्ट होने से पहले, सिलेबस ईपीएफओ ने स्पेसिफाइड दिया नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, सिलेबस अभी ऑफिशियल सिलेबस मैं वेट ही कर रहा जब तक वीडियो रिकॉर्ड करने का कि चलो आज शायद फॉर्म खुलेगा तो शायद कुछ सिलेबस आया, वगैरह कुछ वैसा आया नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी, कैसे आप तैयारी कर सकते हो और क्या सिलेबस है। रिसर्च मैंने काफ़ी अच्छी की है, आप चिंता मत करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में सब कुछ आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके पहले छोटी मोटी दो चार चीज़ें, क्योंकि आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आप एग्जाम डेट का थोड़ा दिमाग में ये रखिए कि कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम कब होगा। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ तक है मैंने एनडीए के बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया, अभी आपको आगे दिखेगा, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए जो आपका फॉर्म क्लोजिंग का डेट है वो 26 अप्रैल का है। तो 26 अप्रैल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है कि उसके 1.5 महीने, 1 या 1.5 महीने बाद ये एग्जामिनेशन हो सकता है। तो मिड जून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद आपका एग्जामिनेशन ये कंडक्ट हो जाए। अब फिर से वही बात है, हो तो लेट हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पहले मुश्किल है। तो आप तैयारी ऐसी कर रखना कि आपका फर्स्ट वीक या मिड वीक तक आपका जून तक तैयारी हो जाए। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये लिखी है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये हम लोग गलती कर देते हैं और इससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालिएगा, चाहे अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, कैटेगरी, ये सब आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और एक भी डालिएगा तो वो आपका शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड पिन कोड वगैरह सही से डालिएगा, सिटी एलोकेशन, ये सब चीज़ें। एक चीज़ मैं छोटी बोलूँगा यहाँ पे बहुत सारी, ये देखिए ये वीडियो आपकी तैयारी की है, ये फॉर्म फिलिंग की नहीं है। फॉर्म फिलिंग का आपका कोई डाउट होगा बता देना, मैं बाद में बना दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप प्रेफरेंस चूज़ करना, फिलहाल बाद में आएगा, तो उसमें होम स्टेट अपना ध्यान रखना और या फिर नियरेस्ट वन, क्योंकि पोस्टिंग होती है तो बहुत साल तक आपको एक ही जगह रहना पड़ता है। सैलरी की बात करें मोटा मोटा क्लरिकल लेवल पे देखा जाए ना, अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट हो जिसमें क्लरिकल लेवल पे अगर सैलरी की बात की जाए, सैलरी बहुत डिसेंट है। ग्रॉस में आपको 55,000, इन हैंड 45,000, इट्स अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है। एक अगर क्लरिकल लेवल पे देखी जाए इतनी आपकी आरबीआई असिस्टेंट में जहाँ तक मुझे देखने को मिली है, या फिर आपके नाबार्ड के डीए असिस्टेंट, डीए वगैरह में। ठीक है, चलिए ये खाली है। अब देखिए हुआ क्या कि आपका जो मैंने कैसे इसका एनालिसिस किया, कैसे आपका सिलेबस ढूंढा, कि देखिए होता क्या है कि जो आपका पेपर कंडक्ट करवाती है आपकी एनटीए करवा रही है। हर बार क्या होता था कि जो आपका ईपीएफओ एसएसए का पेपर है वो आईबीपीएस करवाती थी। तो आईबीपीएस का बड़ा ही स्पेसिफाइड सिलेबस देती है और अपना हम जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो उसको हमने समझ के कर लिया था प्री मीन्स, और अपना स्किल टेस्ट हो गया था। इस बार क्या है, एनटीए करवा रही है, तो एनटीए ने कुछ सिलेबस दिया नहीं, तो मैंने क्या किया, एनटीए काफ़ी एग्जाम देखने की कोशिश की। अब एनटीए वैसे देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम करवाती है, सीमैट, जेई वगैरह के। सीमैट का मैं थोड़ा रिव्यू पढ़ने की कोशिश किया कि सीमैट कैसे आया था। तो सीमैट में जो रीजनिंग वगैरह आई थी अभी आपको बताऊंगा, ईजी लेवल की आई थी, ठीक ठाक आई थी। क्वांट आई थी, मैथमेटिक्स आई थी। मैथमेटिक्स में एक दो क्वेश्चन आपके एडवांस के भी थे, अभी बताऊंगा सब कुछ, और बाकी ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा आइडिया नहीं लगा। फिर मैंने आपके एनटीए के 2 पेपर ढूंढे जो कि ग्रुप सी के पेपर थे। ठीक है, एनटीए के आपके ग्रुप सी के पेपर, तो मुझे ये लगा कि ये जो एग्जामिनेशन है आपका जो कि ग्रुप सी ही है, तो ग्रुप सी से काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो एनटीए ने अभी रिसेंटली 2 एग्जामिनेशन करवाए थे, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का एग्जामिनेशन, एक सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का, आपको याद है उसका मैंने वीडियो बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के जीएसए का, इसका ये भी ग्रुप सी का ही इसमें आता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम करवाया था, तो इससे सबसे बढ़िया आइडिया मिला कि कैसे सिलेबस जो मुझे लगता है आ सकता है, और अगर कुछ भी हम आइडिया ले पाएंगे शायद इसी से ले पाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप सी की एग्जामिनेशन है असिस्टेंट लेवल पे जो कि एक एनटीए करवा रहा है, तो शायद इसी के जैसा सिलेबस आएगा। अब इसके सिलेबस को फॉलो करते हुए मैं आगे सब चीज़ें आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जानने से पहले ये देख लीजिए, आपको सिलेबस ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, हर जगह यही चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, यही इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें मैंने पहले आपको बता दिया था, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग, जीके जनरल अवेयरनेस। ठीक है, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब क्वांट का पोर्शन आएगा, और ये एक एक पॉइंट अभी सारे आपको आगे मिलेंगे। फिर आपका जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन ये है। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी ये चीज़ है, और बाकी टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स का होगा। कई लोग ये पूछे भैया सेक्शनल कट ऑफ इसमें होगी क्या, तो सेक्शनल कट ऑफ का एक मुद्दा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, द कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंडिविजुअल टेस्ट है आपके इसमें और जो टोटल टेस्ट है उसमें कट ऑफ अप्लाई होगी, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ तो बनेगा। रही बात ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे जो सेक्शनल लोग पूछे टाइमिंग होगी, तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी, क्योंकि जब इस तरह से कंपोजिट टाइम दिया जाता है सेक्शनल टाइमिंग उसमें नहीं होती है। तो 2 आवर्स 30 मिनट्स की आपको टाइमिंग मिल रहा है 2.5 घंटे का पेपर करने का। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, टोटल 150 क्वेश्चन आपके 600 मार्क्स के होंगे, ये आपको बात दिमाग में बैठ जाती चाहिए। दूसरा एक बात यही ध्यान रखिएगा कि जो फेज 1 का ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा, ये फाइनल सिलेक्शन मेरिट में ही आपका जुड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड फेज है कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है,
तो जो एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ इसके ही बिहाफ पे होगा। इसका मतलब ये साफ साफ जान लो कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 600 में से बनेगी, तो आपको इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है। अब एक बात ये कन्फ्यूजन है, भैया ये पेपर दिखता कैसे है, कैसा होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, एकदम बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो उसके लिए जो मैंने आगे पूरी रिसर्च की, ये जो अभी आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें दिखेंगी, तो सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें मिलेंगी इसके हिसाब से आप एक काम करो, इसका एक फ्री मॉक लगा लो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा चीज़ें कैसी हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री मॉक मिल जाएगा, आप जाओगे ऐसे यहाँ पे फ्री मॉक ऐसे टेक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, जो ये हमने टॉपिक्स आगे डिस्कस करेंगे उस तरह से आपको पेपर का आइडिया मिल जाएगा कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इस पेपर के लिए हम कितना तैयार हैं। ठीक है, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में आपको ये भी दिख जाएगा। कई लोग का ये लड़ाई कर रहे थे कि एसएससी है, बैंकिंग है। मैं ये बोलता हूँ कि आप वो मत सोचो एसएससी है, बैंकिंग है, क्या है, आप बस सिलेबस देखो और सिलेबस जो चीज़ें बताऊंगा उसकी तैयारी करो। और अभी देखो आप मॉक में कहाँ स्टैंड करो, तो उसको आप मॉक को लगा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टोटल मार्क्स आपके 600 हैं। ये बात ध्यान रखिए कि टोटल आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 1:10 के रेशियो में होंगे। तो 2700 वैकेंसी अगर मान के देखा जाए तो स्किल टेस्ट के लिए टोटल 27,000 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन वन सेशन, अगर आपका कई शिफ्ट में होता है, जो कि होगा ही मुझे लग रहा है, इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो क्या होगा, आपका नॉमिनेशन भी वो कर दिया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। टाई के केसेस आप पढ़ लीजिएगा, वो बहुत यूनिक केस है कि अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो बड़े हैं उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है, तो हमेशा हर जगह होता है। क्वालिफाइंग में बता दिया मैंने। चलिए अब आते हैं आपके सीधा मुद्दे पे आते हैं, जो हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपका सिलेबस का। रीजनिंग का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो रीजनिंग का सिलेबस था, मैंने चीज़ ये नोटिस की कि रीजनिंग के सिलेबस में आपकी बैंकिंग प्लस एसएससी मिक्स पैटर्न आ रहा है। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब ये, जैसे मान लो आपको देखो पजल भी देखने को मिलेंगे, आपको कोडिंग डिकोडिंग भी देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी मिले, आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको नेक्स्ट फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग में नहीं आते, लेकिन इसमें आए थे। मिरर वाले क्वेश्चन भी आप देखो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको बोलते हैं वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के भी आपके पार्ट आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको अश्योर कर दूं, मैंने दोनों पेपर देखा और उस चीज़ से मुझे एक आइडिया ये मिला कि जो आपका ये नॉन वर्बल वाला पोर्शन होता है, या फिर कोई भी जो पोर्शन होता है ना, बड़ा ही आसान लेवल का आता है। और ये बात मैंने देखी है कि जो असिस्टेंट लेवल का पेपर सेट करते हैं ना, काफ़ी ईजी सेट करते हैं। ईजी आप बोलो भैया किसके कंपैरिजन में ईजी, क्योंकि ईजी तो एक लाइक कंपेरेटिव वर्ड है ना। तो ईजी मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर आप एसबीआई क्लर्क वगैरह के एग्जाम क्लियर करके देते हो बैंकिंग में, तो उससे काफ़ी ईजी आपको मिलेगा ये चीज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब मैंने ये देखा था, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो रीजनिंग था इन दोनों का ऐसे ही आया था, कैलेंडर वाले सोचो क्वेश्चन आपके, ये सुप्रीम कोर्ट का मैंने पूरा एनालिसिस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट वाले में आपका कैलेंडर क्वेश्चन भी आए थे, मिरर क्वेश्चन भी आए थे, सेम टाइप के पजल के क्वेश्चन भी आए थे। तो आपको हर तरह क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना मुद्दा आता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करेंगे तो रीजनिंग का इस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी तो आपको पता है, आपको मेरे हर वीडियो मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, कहाँ कहाँ से वीडियोस देखें वो देख लीजिएगा। और नॉन वर्बल के लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वरना अगर आप देख सकते हो तो आप एसएससी कुछ रीजनिंग के टीचर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कितना क्लियर है? चलिए अभी यहाँ पे देखिए जरा जीए एंड जीके की बात कर लेते हैं। तो जीए एंड जीके का देखिए मैं आपको बहुत अगर क्लियर शब्दों में बोलना चाहूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भैया कैसा पेपर आएगा, तो जीए जीके का आप ऐसे समझ लो, अगर आपने एफसीआई का पेपर दिया है, आपका सेम डिक्टो पैटर्न पे आपका ये पेपर आने वाला है। ठीक है, जो ये दोनों आपके पेपर थे, जरा मैं पहले पेपर दिखा दूं। तो पेपर में जरा आप एक बात ध्यान से देखो, तो सुप्रीम कोर्ट वाले में अगर आप देखोगे आपके करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, आपके ज्योग्राफी के भी आए थे, आपके इकोनॉमिक्स के भी आए थे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इन सब से भी क्वेश्चन आए थे। तो एक बात तो हम लोग को ये समझ में आती है कि जब हम लोग ये जीए जीके कर रहे होंगे, तो जैसे हम लोग एफसीआई में करते थे, एक तो हम लोग ये स्टैटिक वाला पोर्शन कवर कर रहे होंगे, जहाँ पे हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ये पोर्शन कवर करेंगे। साइंस में ध्यान रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को आप जो लूसेंट वाला पोर्शन है उससे भी कर सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन देखे आपके कैटायन एनायन पे बेस्ड थे, बायो में आपके एंजाइम्स वगैरह थे क्वेश्चन, और फिजिक्स में बेसिक आपके फोर्स के फॉर्मूला क्वेश्चन वो आते हैं। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन भी बड़े इजी 10th लेवल तक के, जहां तक मुझे क्वेश्चन दिखे 10th लेवल तक के सारे क्वेश्चन थे। ऐसे आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। अच्छा, इन तीनों कवर कैसे करना है? अगर आप मेरा एफसीआई का वीडियो देख लोगे ना, जीके की तैयारी कैसे करें एफसीआई में, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में बताया, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा वीडियो, तो उसको देख लेना, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें 15-20 मिनट और लग जाएंगे। आप वो पूरी वो नहीं हुई है। मैंने उसमें समझाया कि आप हिस्ट्री को कैसे नोट्स से, मैंने अपने नोट्स भी शेयर किए हैं, नोट्स और प्लस मैराथन से आप जल्दी कवर कर सकते हो। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए एंड पॉलिटी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट आर्टिकल्स, अब वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स वाली चीज़ है ना, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे कि आर्टिकल्स भी आपके पॉलिटी वगैरह में आते हैं। ठीक है,
चलिए, एक तो ये पोर्शन आप कर रहे होगे, साथ ही आप जो करंट अफेयर जैसा भी करते हो, मान लो अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो या फिर एसएससी के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आप करंट अफेयर्स तो करते ही होगे। तो करंट अफेयर्स आप जरूर करते रहिए, करंट अफेयर्स का आपका पोर्शन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी करंट अफेयर्स में क्या करना है, बजट के क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। मतलब बजट का वैसे मुझे सब मैं सरप्राइज था, बट बजट के क्वेश्चन भी दिखे, बजट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स कैसे, देखिए करंट अफेयर्स जैसे मैंने बोला, अगर हम ये मान के चलेंगे जून में आपका एग्जामिनेशन होगा, मान लेते हैं, तो फिर वही बात है कि आप 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स तो करोगे ही। तो अभी क्या करोगे, अभी तो बोलो भैया मार्च चल रहा है, तो अभी के हिसाब से आप एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि फेब या मार्च 2 महीने का, एटलीस्ट जनवरी भी चलो इंक्लूड कर लो, तो जन फेब मार्च भी आप कर लोगे, तो आपके जो मॉक्स वगैरह हैं एटलीस्ट वो बनते रहेंगे, तैयारी आपकी होती रहेगी। आगे अप्रैल आएगा, फिर वो कर लेना, मई कर लेना, जून कर लेना, तो 6-7 महीने यहाँ से हो जाएगा। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, आपके इस पर काफ़ी फोकस होगा, जो एनटीए एग्जामिनेशन बनाती है, तो गवर्नमेंट स्कीम हो गया, कैंपेन्स हो गया, कुछ लॉन्च हो गया, मोदी जी कहीं गए कुछ लॉन्च कर दिए, कहीं कुछ इनॉग्रेशन कर दिए, तो खास तौर से रिलेटेड टू जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर जो चीज़ कैंपेन्स वगैरह हैं, एक आपकी प्रेसिडेंट ने कुछ कैंपेन चलाई है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो स्टैटिक जीके करनी है, मैंने ये कई बार पहले ही बोला है कि स्टैटिक जीके, अच्छा ये कैसे करते हैं, ये मैंने आपकी मेरी जनरल अवेयरनेस वाली वीडियो देखोगे ना, मैं यहाँ पे आई बटन डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा कि बेसिकली जीके पूरा कवर कैसे करते हैं। लेकिन स्टैटिक जीके जब आप करना, तो प्लीज़ ये फोकस करना कि जो करंट वाले आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनका स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले में आ गया था, हाईकोर्ट वाले में कुछ हाईकोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछ लिया था, तो फिलहाल चलो उसका एग्जामिनेशन था। ऐसे मान लो आपका ईपीएफओ के बारे में है, तो ईपीएफओ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना, उसकी बॉडी कब ऑर्गेनाइज हुई थी, कौन इस समय करंट चेयरमैन है, क्या है, फाउंडेड कब था, बेसिक फंडा क्या होता है, बेसिक मोटा मोटा काम क्या होता है, और यू कैन से लाइक विजिटिंग द विकीपीडिया, छोटा सा विकीपीडिया विजिट कर लोगे तो बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है कि ये क्या होता है, ठीक है। चलो स्ट्रैटेजी की ये चीज़ें हो गई, तो ये बेसिकली आपका सिलेबस इसका हो गया। नाउ कमिंग टू क्वांटिटेबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में है कि मैथ्स में क्या होगा भैया, इसको मैथ्स भी कह सकते हैं। देखो जरा क्वांट की मैं बात करूँ, आपको एक बार और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं। जब आप क्वांट की बात करते हो ना, तो देखो दोनों पेपर में एक चीज़ मुझे ये देखने को मिली कि जब आपका जेएसए का पेपर था सुप्रीम कोर्ट वाला, तो वहाँ पे अर्थमेटिक आई थी, अर्थमेटिक आई थी, मेंसुरेशन नहीं आया था, अर्थमेटिक के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब भी आया था साथ में, लेकिन अर्थमेटिक आई थी। लेकिन यहाँ पे जो एचसी ग्रुप सी का एग्जामिनेशन था हाईकोर्ट वाला, तो इसमें आपके अर्थमेटिक के साथ साथ आपका नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री पे आए थे, एल्जेब्रा पे आए थे। अब डिटेल में समझते हैं कि भैया करना क्या है। देखिए जब आपका मैथमेटिक्स की जब आप तैयारी कर रहे होगे ना, थोड़ा सा पीछे करते हैं, एक मिनट, हाँ, तो जरा मैथमेटिक्स जब तैयारी करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो मैंने रिसर्च की, जैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप देखो जरा ध्यान से। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या है आपका, आपका प्रोबेबिलिटी की चीज़ें मिलेंगी, आपको ये मिलेगा, ठीक है, अलजेब्रा क्वेश्चन मिलेंगे, रेशियो के मिल जाएंगे आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस के मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। तो आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखो ना, तो आपको मैथमेटिक्स का एक मिक्स पोर्शन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आपको नंबर सिस्टम से मिल जाएगा, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम से, टाइम एंड वर्क से मिल जाएगा। तो कैसे करना है भैया, करना क्या होता है, जब आप इसकी मैथमेटिक्स की तैयारी करोगे तो एक बात ये दिमाग में रखना कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन तो आप कर ही रहे होगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मिसिंग रॉन्ग सीरीज ये आपको आना चाहिए, मिसिंग सीरीज एक्चुअली शायद रीजनिंग में भी आ सकती है, बट मिसिंग सीरीज आपको दिखेगी जरूर, ठीक है, या तो रीजनिंग में आ जाएगी वरना मैथ्स में हो सकता है आ जाए। फिर अर्थमेटिक के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको साथ में करने पड़ेंगे। क्या क्या चैप्टर्स हैं आपके, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, आपका मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड एंड रेशियो और एवरेज और सीआई एसआई, ठीक है। तो ये सारा आपको मिल जाएगा और ये सारा आपको देखने को मतलब पढ़ना भी पड़ेगा। साथ ही साथ इन 3 चैप्टर को अलग से क्यों लिखे हो भैया, देखो मेंसुरेशन, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के बारे में मुझे कुछ आपको बताना है। आप देखो मेंसुरेशन तो आपका बैंकिंग का पार्ट है, ये बात आपको समझना चाहिए, मेंसुरेशन आपको आता है, पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम भी आप देखोगे तो आपके आ रहे हैं आजकल, अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले 2-3 साल के बैंकिंग के पेपर को, तो मेंस में मतलब बेसिकली आ जाते हैं, मेंस में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम का एटलीस्ट कुछ नहीं तो एचसीएफ एलसीएम वाला पोर्शन या फिर बेसिक आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेवल करने होते हैं। डीआई आएगी, हाँ डीआई आ सकती है आपकी, आएगी लेकिन ईजी लेवल की आएगी, जो बैंकिंग की मेंस लेवल की डीआई होती है वैसा कुछ मत सोचना, एकदम एसबीआई क्लर्क मेंस भी मत सोचना। समझ लो कि जो क्लर्क प्री, पीओ प्री, क्लर्क प्री तक भी मतलब जो डीआई होती हैं आपकी, वो डीआई आएंगी। जैसे आप कह सकते हो एसएससी में जो डीआई आती है बेसिकली वो डीआई आपकी आने वाली है। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई, और क्या करना है भैया, देखो जो 2 चीज़ें आपको करना, ये देखो ये तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अगर आप मान लो एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो ये सारा आप करते ही होगे या फिर करना पड़ेगा। ये तो आपको चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये पूरा तो करोगे। अब मुद्दा आता है ये 2 चैप्टर्स पर, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री।
जब पेपर मैंने एक चीज़ देखी, आप देखोगे, आप खुद देख लेना, ये मैं इसकी पीडीएफ बनवा के डलवा दूंगा, ये जो पेपर आप देखोगे ना, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो इसके क्वेश्चन आए भी हैं ना, एकदम लल्लू लेवल के हैं, एकदम ही मतलब आसान लेवल के हैं, एकदम ईजी लेवल के हैं। तो आपको उससे क्या है कि डरना नहीं है। इन केस मान लो आपको करना है तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप बेसिक भी 10th लेवल पढ़ लेते हो तो आपका हो जाएगा। जैसे मैंने सीमैट वाले के जो बच्चे का कमेंट पढ़ा, तो सीमैट वाला बच्चा ये कह रहा था कि भैया जो ट्रिग्नोमेट्री ये आए थे बहुत ईजी लेवल के आए थे, ठीक है। तो सीमैट जब डालता भी है, आपके ओवी ग्रुप सी का एग्जामिनेशन है, तो इधर इसके क्वेश्चन डालेगा भी तो बहुत ईजी लेवल के डालेगा। एक छोटा सा रिकमेंडेशन, मतलब ऐसा टीचर नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन आप चाहो तो, जैसे मान लो आप बैंकिंग के हो और आपको ये सब करने पे ही इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो आप ये वाला पोर्शन जो एक चैप्टर है ज्योमेट्री का, चाहे तो छोड़ सकते हो। इसका क्या है, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आप उसको स्किप कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो, अगर आपको पढ़ना नहीं है तो। अगर आप डेडिकेटली तैयारी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप यहाँ से खींच लोगे। और वैसे ही अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अभी इंग्लिश का बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का इतना ज़्यादा वेटेज है कि किसी पर्सन की अगर इंग्लिश अच्छी है ना, तो ये वो पहले से ही यहाँ पे एज लेके चल रहा होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, उसका आसान है भी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है नहीं भी, नहीं है भी नहीं। ज्योमेट्री में चूंकि बहुत चीज़ें आ जाती हैं, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपेजियम, ये मतलब फिर ट्रायंगल के भी सारे सेंटर पॉइंट, सर्कल के सेंटर पॉइंट, तो ज्योमेट्री में क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ज्योमेट्री का चैप्टर ऐसा है, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो स्किप कर सकते हो, एसएससी के तो आप पढ़ते ही होगे, तो इतना मैं आपको छूट दूंगा, बाकी ये पूरा आपको कवर करना ही पड़ेगा। बाकी जो उसका आइडिया है कि कैसे और क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे थर्सडे को, देखो आपको पता होगा मेरी फाउंडेशन क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की, तो वो सभी बच्चे जो मैथमेटिक्स में वीक हैं आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ये सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी चैप्टर हो भी चुके हैं। तो मेरी फाउंडेशन क्लास चलती है मैथमेटिक्स के मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम को 8 बजे, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे को मैं क्या करूंगा कि इनकी जो चीजें हैं, इसका पेपर भी मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा, तो उससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगी कि चीजें क्या कैसे होती हैं, तैयारी कैसे और इनको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे ये वाला पोर्शन जो आप करते हो, उसके अलावा जो आपको मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो इनके और डीआई, तो इनके भी मैं आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट कराया करूंगा, इसके पेपर लगवाया करूंगा, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो ईपीएफओ एसएसए में आप मैथ्स का टेंशन छोड़ दो, आपको ट्यूसडे थर्सडे को आप आना फाउंडेशन क्लास में, आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। ये पेपर की पीडीएफ है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले की। चलो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में देखिए वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इंग्लिश में ज़्यादा फोकस होगा कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन तो हम मान के चलेंगे ही। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपके 2 से 3 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे आरसी आएंगे। साथ में एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए जो आपकी बैंकिंग, अब फिर से मैं यहाँ पे बार बार कैटेगराइज नहीं करूँगा, बैंकिंग एसएससी, बैंकिंग एसएससी नहीं बोलूँगा, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कैसे करना वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आपने कर लिया, साथ में आपको ये जो इसको बोलते हैं वोकैब वाला पोर्शन, जो आपका वोकैब वाला पोर्शन है ना, तो वोकैब वाले पोर्शन में आप देखोगे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, मिस स्पेलिंग मिस्टेक वाली चीज़ें और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 4 चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आप कैसे करोगे, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, कहाँ चली गई बुक यार वो, ओके चलो अभी शायद दूसरे रूम में, मुझे लगा यहाँ रख के दिखा दूंगा मैं, तो आप कुछ ना करना, या फिर 1 मिनट को दिखाई देता हूँ। चलो उसके बाद आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये बैंकिंग के जो चीज़ें हैं, लाइक पैरा जंबल्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये तो कर ही रहोगे। 3 पार्ट में तैयारी करने की कोशिश करना, एक हैबिट डालना कि अगले 2 महीने कुछ रीड करते रहो, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जो इंग्लिश है ना वो अकेले 200 में से 600 नंबर की है, ठीक है। तो आप 33.33% समझ रहे हो, आप यहीं से स्कोर कर रहे होगे पूरी इंग्लिश से। तो जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप भूल के भी इस फॉर्म को छोड़िए मत, और आपके लिए एक स्ट्रांग पॉइंट होगा। जिनका नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश को जितना अच्छा इंप्रूव करोगे उतना आपको मेंस में, एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन आपके हो गए ग्रामर बेस्ड, तो इसके आप ग्रामर की तैयारी कर लेना, ठीक है। अब ग्रामर की तैयारी करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी टीचर के वीडियो के साथ, कौन कौन से टीचर को आप देख सकते हो, जिनसे पढ़ सकते हो, जिनसे मैंने खुद पढ़ा था, कई बार आपको हेल्प मिलेगी। तो क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबस हो गया, डिटेक्शन हो गया, मैथमेटिक्स, ये वहाँ से कर रहे होगे। ये चारों पोर्शन कैसे में आप करोगे, जो आपकी नीतू सिंह की प्लिन टू पैरामाउंट की बुक आती है, बड़ी अच्छी किताब है, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, इवन मैंने भी पढ़ाई की उससे। तो नीतू सिंह की जो प्लिन टू पैरामाउंट की किताब है, तो उसमें पीछे जो फेज 1 है, जो वॉल्यूम 1 है, उसमें जो पीछे है ना, तो पीछे ये चारों का, ये 5 का मतलब पूरा एक अलग अलग चैप्टर है। सिनोनिम्स का पूरा एक चैप्टर है जिसमें 700 से 800 सिनोनिम्स है, जिसमें मैक्सिमम आपको अभी एसएससी, एफसीआई, ये सब एग्जाम्स में आए हुए मिलेंगे। ऐसे एंटोनिम्स हैं, ऐसे इडियम्स फ्रेज हैं, ऐसे मिस स्पेलिंग वाले हैं, ऐसे आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कर लेना, ये बहुत आता है, 3-4 क्वेश्चन दिखे थे मुझे। तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये आप वहां से कवर कर लेना। कैसे कवर करोगे, ये आप चाहे मेरा वीडियो देख सकते हो, हाउ टू रीड नीतू सिंह बुक, उसमें वोकैब वाला पोर्शन देख लेना, या फिर सिंपल सी बात यही है कि देखो आप कोई भी चैप्टर खोल रहे हो, सिनोनिम्स आपकी जब वोकैब मजबूत हो जाती है ना, तो सिनोनिम्स भी याद करना आसान होता है। वोकैब के लिए मैंने कई बार बता रखा है कि आप यूट्यूब पे डाल दोगे,
कि कैसे वो कैब ऐड करें। मेरी वो कैब वाली वीडियो देख लेना, उस पर आई थिंक 9-10 लाख के आसपास व्यूज़ भी हैं। समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने वर्ड पावर मेडिजी को समझाया कि वर्ड पावर मेडिजी कितनी स्ट्रॉन्ग बुक है और कितना आपको हेल्प करेगी आपके तैयारी के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अगर वर्ड पावर मेडिजी आप पढ़ लेते हो, ठीक है, वर्ड पावर मेडिजी आप पढ़ लेते हो, अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो उसके बाद ये चारों चीज़ें करना आसान हो जाएगा। बेसिकली वो कैब पे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक इसके बाद आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में समझ लेते हैं। उसके बाद आई थिंक कुछ चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद आपका स्किल 2 भी है, चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर में देखिए एक पे आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो ईजी लेवल आएगा। कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो बहुत ही ईजी लेवल का होगा और इसलिए उसका वेटेज भी अगर आप देखोगे तो वेटेज भी उसका बहुत ही कम रखा जाता है। कितना? 10 नंबर का रखा है, 10 मतलब क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम मैं बताऊं क्या आएंगे आपके जो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंट्रोल की वाले अभी रिसेंटली। अच्छा एक बात और करना, कंप्यूटर के लिए आप ना आप क्या करना, FCI अपना RRB और जो अपना रिसेंटली CGL हुआ था, ठीक है, इनके पेपर जरूर लगा लेना। इनके पेपर से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे इनको क्वेश्चंस बन सकते हैं। CCC BCC का यूज़ पूछ लेगा, ये माल स्पाई ये क्या है, अच्छा ये वेयर होंगे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देख लेना कि मालवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, इनपुट मशीन आउटपुट ये देख लीजिएगा। वर्ड और PPT के कंट्रोल शॉर्टकट की काफ़ी आएंगे। और थोड़ा सा आपको अगर इसकी और अच्छे से डिटेल में, मतलब डिटेल नहीं, मैं बोलूँगा शॉर्ट में अगर पढ़ना है तो आप एक काम करना, आपको एक कंप्यूटर का PDF है, ठीक है, कंप्यूटर की PDF है और वो हाईलाइट करके, हाईलाइट का मतलब कि पूरी PDF आई थिंक 50-60 पेज की है, उसको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको मैंने हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो टेलीग्राम से आप वहाँ से फेच कर सकते हैं। द कांस्टेंट गाइड का नाम मेरा टेलीग्राम है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप RRB में करते हो, जैसे CGL मेंस में जो लोग ने PDF की थी, तो उसके जो क्वेश्चन है वो देख लोगे, FCI क्वेश्चन देख लोगे और ये सारी चीज़ें आप इस PDF से कर लोगे, तब भी आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी मैंने एक अपना जो FCI वाला वीडियो है ना, उसमें भी आप देखना जरूर, आपको कंप्यूटर के लिए अच्छे से फायदा मिलेगा कि कैसे करना है FCI। मैंने कोई एडुकेटर का नाम बताया था, मुझे अभी भूल चुका हूँ, उन एडुकेटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आप क्या आते हैं फेज 2 में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज है ये भी। देखिए फेज 2 में इंपॉर्टेंट क्या है समझते हैं जरा। फेज 2 में देखिए सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको डेटा एंट्री करनी होगी, मतलब टाइपिंग करनी होगी। थोड़ा सा मैं आपको अगर इसको लास्ट टाइम के साथ समझाऊं, तो जब लास्ट टाइम 2019 में नोटिफिकेशन आपका आया था, तो जो वो बच्चे थे उन लोग को यहाँ पे शायद कम दिया गया था, 10,500 नहीं दिया गया था, आई थिंक 5-6,000 के आसपास दिया गया था। तो इस बार थोड़ा हार्ड है। अब हार्ड है तो क्या करोगे? देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, 35 वर्ड्स पर मिनट हार्ड है, लेकिन वही बात है इम्पॉसिबल नहीं है। क्या करोगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बात तो ये एग्जाम किस तरह से होता है, तो एक बात मैं ये बोल रहे थे कई लोग कि हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, तो और लिखा है साफ साफ, यहाँ पे देखो और लिखा है। ठीक है, इसका मतलब या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। कब चूज करेंगे वो? जब आप सेम डे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे हिंदी में टाइप करो, आप चाहे इंग्लिश में टाइप करो, पहली बात। दूसरी बात कि आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको जो मेल आता है उसमें एक सैम्पल मॉक दिया होता है कि आप खोल के टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो। और साथ ही साथ जब आप पेपर देने जिस दिन जाते हो ना, तो उस दिन भी आपको यहाँ पे 2 मॉक दिए जाते हैं सैंपल प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद फाइनल आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जितना आप मार्क्स फेज में 1 में स्कोर करोगे वही आपका फाइनल होगा। चलो ये थोड़ा हार्ड है, मैंने लिख रखा है कि एक्चुअली देखा जाए तो हार्ड है, लेकिन 35 वर्ड पर मिनट कैसे अचीव करोगे? जब आपका प्री हो जाए ना, जब आप एग्जाम दे लो और आपको लगता है कि हाँ पेपर ठीक गया है, पेपर एनालिसिस वगैरह उस समय करेंगे, उसके बाद भी आपको आराम से आपको महीने भर का मिनिमम टाइम तो मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। महीने भर भी रोज़ अगर आप 15-20 मिनट कैफे में जाके 5 रुपये देकर आप प्रैक्टिस करोगे ना टाइपिंग की महीने में, तब भी आपका 35 वर्ड पर मिनट अभी हो जाएगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो नॉर्मली आप लैपटॉप यूज़ करते हो, पढ़ाई करते हो ना, तैयारी करते हो, आपका 20-25 तो ऐसे होता ही है। और 25 से 35 ले जाना कोई आसान बात नहीं, मतलब टफ बात नहीं है। जिनकी बहुत कम है, 10-15 है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप देख लीजिएगा अभी आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, मतलब उस पॉइंट ऑफ देख लीजिएगा जब प्री हो जाए, और उसके बाद ही करिएगा इस पर। ठीक है, चलो उसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप रुक सकते हैं। देखिए पोस्टिंग एंड वर्क प्रोफाइल समझ लेते हैं। इस जॉब की खास बात यह है कि भाई पोस्टिंग वगैरह अच्छी होती है। अच्छी का मतलब समझाता हूँ। पहली बात तो इसकी टाइमिंग की बात करें, ऑफिस टाइमिंग आपकी 9:30 to 6 है। खास बात यह है कि इसमें ओनली सिटी पोस्टिंग होती है। जैसे कि आपका बैंक होता है तो बैंक में आपका गांव में पोस्टिंग हो जाती है, ब्रांचेस होती है गांव में, लेकिन EPFO में नहीं होगा। आपका Tier 3 सिटी तक भी होगा, लेकिन सिटी में ही होगा। ये बात समझ में आई? चलिए पोस्टिंग समझ में आ जाती है, अच्छी बात है। 5 डे वर्किंग होता है, चलो बैंक में अभी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही है। नो कस्टमर इंटरेक्शन, मैंने फिर से बताया था, इसकी मैंने जॉब प्रोफाइल का एक शॉर्ट बनाया था, उसको आप देख लेना। तो वहाँ मैंने बताया था कि कोई भी कस्टमर इंटरेक्शन नहीं होता, आपको अपने सीनियर्स को असिस्ट करना होता है, उनका ही काम करना होता है, तो उसकी दिक्कत नहीं है।
दूसरा, मैंने ये बात यहाँ स्टार्टिंग में भी लिखी थी, यहाँ भी लिखा हूँ कि प्लीज़ अपना होम स्टेट जरूर सेलेक्ट करिएगा, या फिर अपना नियरेस्ट वन। जैसे मान लीजिए आपके होम स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो आपके जो भी आसपास स्टेट है वहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, जिससे आपका ट्रैवल करना आसान हो। वर्क लोड इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू बैंकिंग क्लर्क, देखा जाए तो वर्क लोड इसमें कम होता है। सैलरी मैंने बता दिया 50,000 या 45,000 आपका इन हैंड और ग्रॉस होता है। क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स देखिए मिलते हैं, ईपीएफओ में अच्छी बात है क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर एचआरए नहीं मिलता। सिंपल सी बात है, जिनको क्वार्टर मिलेगा उनको एचआरए नहीं मिलेगा, और जो एचआरए लेंगे उनको क्वार्टर नहीं अलॉट होगा। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोशन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बैंक देखा जाए। लेकिन वही है, अब जैसे आप एसएसए से आप वही सेक्शन सुपरवाइजर बनते हो, ठीक है, ये मैंने समझा रखा था एक वीडियो में। सेक्शन सुपरवाइजर बनते हो, उसके बाद आप ईओ एओ बनते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर की, एनफोर्समेंट ऑफिसर की, जो कि अभी यूपीएससी से रिक्रूट होके आ रहे हैं। तो यूपीएससी से रिक्रूट हो जाते हैं, फिर इन लोग के लिए और कम चांस मिलता है। तो थोड़ा सा ये प्रोफेसर ये स्ट्रक्चर है, और लास्ट में आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाते हो, एपीएफसी बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात होती है, ये पहुँच पाए यहीं पे लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। चलो, ये मोटी मोटी बात थी। अगर आपको रिसर्च अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलें। एंड बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टाटा।